stage. Thank you very much. धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मुझे बहुत खुशी है कि आधे घंटे के समय में ही मेरे 13 सांसद साथियों ने अपने अपने क्लैरिफिकेशन और स्पष्टीकरण रखे हैं, जिनका उत्तर मैं देना चाहूँगी। बहुत बुनियादी सवाल स्वागतदार ने उठाया क्लैरिफिकेशन शुरू करते हुए कि 9 तारीख की रात को मैं यहाँ आ गई थी, मैं 5 दिन तक क्यों स्टेटमेंट लेकर नहीं आई यहाँ। मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहूँगी उपाध्यक्ष जी, मैं 9 तारीख रात को 12 बजे पहुँची थी और मैंने 10 तारीख को आकर के कहा कि मैं 11 तारीख को स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। शुक्रवार को स्टेटमेंट के लिए मैं नोटिस देने आई थी, लेकिन राज्यसभा की बीएससी हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ क्लैरिफिकेशंस का प्रावधान है और हम सेम डे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, और उस दिन क्योंकि आधा दिन ही होता है और 11 से 12 वहाँ 0 आवर होता है, 12 से 1 वहाँ क्वेश्चन आवर होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में हाफ डे होता है, प्राइवेट मेंबर्स शुरू हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सोमवार को ये स्टेटमेंट दें। ये एक मिनट मेरे लिए दोनों सदन बराबर का महत्व रखते हैं। कोई लोकसभा कमज़ोर है या राज्यसभा ऊपर है या राज्यसभा ऊपर है लोकसभा नीचे, ऐसा नहीं। ये बात वहाँ कही गई और मुझसे स्पेशली सचिवालय ने ये कहा कि आप सोमवार को स्टेटमेंट दीजिए। जब सोमवार की बात आई तो ये कहा गया कि हमारे यहाँ क्योंकि 11 बजे ही 0 आवर शुरू हो जाता है, आप 11 बजे ही स्टेटमेंट दे दीजिए। अब 11 बजे स्टेटमेंट और उसके बाद क्लैरिफिकेशन होना है, तो मैं यहाँ 2 बजे ही आ सकती थी, इसीलिए मैंने यहाँ के लिए फिर 2 बजे का समय रखा। तो ये बिल्कुल नहीं है कि मैं छिपाना चाहती थी, मैं तो 10 तारीख को स्टेटमेंट तैयार कर चुकी थी, 11 तारीख को नोटिस देने आई थी और 11 तारीख को वो नोटिस मैं देना चाहती थी यहाँ, और चाहती थी कि शुक्रवार को ये मामला निबट जाए दोनों सदनों में। लेकिन मुझे जब ये कहा गया कि आप सोमवार को दीजिए, तब मैंने सोमवार को दिया। इसमें कुछ छिपाने लायक नहीं था जिसके लिए मैं स्वयं और 3 दिन मांगती। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस बीच में क्या बदला। ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला, लेकिन हाँ सितंबर से ही मैं कह रही हूँ, लेकिन सितंबर में जब ये तय हुआ था कि ऊफा के बाद के एनएसएस की मीटिंग होगी, वो मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई वो भी आप जानते हैं। वो मीटिंग नहीं हो पाई और चूंकि हम लोग ये कहते थे कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, तो ऊफा में ये तय हुआ था कि लेट अस फर्स्ट एड्रेस द टेरर। अगर टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर तो आइए पहले आतंकवाद पर ही बात करें, और आतंकवाद पर कौन बात करे, तो आतंकवाद पर एनएसए बात करें। लेकिन वो मीटिंग जो यहाँ दिल्ली में होनी थी वो नहीं हो पाई, इसलिए ये बात आगे बढ़ी। फिर पेरिस में दोबारा मिले, तब उन्होंने कहा कि ऊफा में जो सहमति बनी वो आगे नहीं बढ़ पाई, तो क्या अब दोबारा बातचीत का माहौल बनाओ। कैसे बनाओ कि वो एनएसए लेवल टॉक्स पड़ी हैं, अभी वो होनी ज़रूरी है। तब ये हुआ कि एनएसए लेवल टॉक्स पहले हो जाएं। अगर 9 तारीख को मुझे जाना तो 6 तारीख को वो टॉक्स हो जाएं। तो इसलिए ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला, लेकिन जो चीज़ तय हुई थी कि पहले एनएसए लेवल टॉक्स होंगी, उसके बाद डायलॉग की बात होगी, वो एनएसए लेवल टॉक्स मेरे इस्लामाबाद जाने से 2 दिन पहले हुई, इसलिए हमारी बातचीत बाद में इस्लामाबाद में हुई है। दूसरी बात। तीसरा, आपने कहा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर पे चर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो हमारा अटूट अंग है। तो मैं बता दूं कि आप एक साथ सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस क्या है? अंग्रेजी में पढ़ रही हूँ क्योंकि आपके पास वही है। The meeting was held in Bangkok. Discussions between the two NSAs in that meeting were held in a candid, cordial and constructive atmosphere. They focused on peace and security, terrorism, tranquility along the line of control in Jammu and Kashmir. आगे देखिए, हाइफन है सिर्फ। The state which has been most directly impacted by terrorism and violation of LOC. उपाध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर बात हुई, जम्मू कश्मीर में एलओसी के वायोलेशन पर बात हुई। और क्यों हुई ये भी बता दूं, क्योंकि बात एनएसए लेवल की थी। एनएसए लेवल में कभी मैंडेट ये नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल स्टेटस पर बात कर सकते हैं। अगर आप ऊफा का स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें बहुत साफ है, एनएसएस विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म। अब चूंकि टेररिज्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर है, इसलिए जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर भी चर्चा हुई, कि पॉलिटिकल स्टेटस पर चर्चा नहीं हुई। तो आपके 3 सवाल थे, तीनों का जवाब मैंने दे दिया। केसी वेणुगोपाल जी ने बात को थोड़ा डिफरेंट करके कहा।
वेणुगोपाल का ही काम है ना। वेणुगोपाल ने ये पूछा, वेणुगोपाल जी ने कहा कि क्या मैं बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भी जाऊंगी। मैं उनकी चिंता समझती हूँ, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स के बारे में और हमारे लोग जो श्रीलंकन नेवी द्वारा फिशरमैन जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उनके बारे में उनकी चिंता है। लेकिन मैंने इसमें ही लिखा है, इसमें ही मैंने लिखा है कि केवल पाकिस्तान नहीं, हमारे पूरे क्षेत्रीय सहयोग के लिए मैं बात करूंगी। और केवल उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। श्रीलंका में स्वयं गई, श्रीलंका के विदेश मंत्री बनने के 1 हफ्ते के भीतर भारत आए, उनके राष्ट्रपति आए और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री गए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हर तरह की बातचीत में, हर स्तर की बातचीत में हमने दोनों मुद्दे, श्रीलंकन तमिल्स का हित और हमारे फिशरमैन जो हमारे मछुआरे पकड़े जाते हैं उनके बारे में बात की। तो मैं बिल्कुल विजिट करूंगी और मेरा तो JCM अभी श्रीलंका से तैयार पड़ा है, उसके लिए मैं श्रीलंका जाऊंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि श्रीलंका के साथ भी हम अपने हितों की बात करेंगे। तीसरे वक्ता हमारे भर्तृहरि मेहताब थे। मैं 2 बातों का जवाब देना चाहूँगी जो उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि जैसे मीडिया कह रहा फ्लिप फ्लॉप। भर्तृहरि जी, मैं कहना चाहती हूँ कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब अगर ये है कि बातचीत शुरू होती है, रुक जाती है, फिर शुरू होती है, फिर रुक जाती है, तो ये सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि बातचीत का शुरू होना, रुकना या फिर शुरू होना ये कूटनीति का हिस्सा है। और इसलिए ये डायलॉग बहुत बार चला है और बहुत बार रुका है। आपने कहा कि मुंबई के बाद से ये रुका पड़ा था। ये मुंबई के बाद से रुका नहीं पड़ा था। मुंबई 2008 में हुआ था। उसके बाद 2010 में थिम्पू में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके प्रधानमंत्री के बीच मीटिंग हुई थी और वहाँ ये डायलॉग फिर से शुरू हो गया था और तब इसका नाम था रिज्यूम्ड डायलॉग। तो ये तब से रुका नहीं पड़ा था। ये 2011 में आके रुका जब सरबजीत सिंह की हत्या पाकिस्तान जेल में हुई और सलाउद्दीन की हत्या भारत की जेल में हुई। तो इसलिए ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है, ये कूटनीति का एक हिस्सा है। इसलिए हम इसे फ्लिप फ्लॉप ना कहें। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि आपने बधाई दी मुझे एक चीज़ की खुशी है कि सारी की सारी बात में ओवैसी जैसे भाइयों ने थोड़ा सा राइडर लगा दिया, क्लमजी क्लाइम डाउन कह के, लेकिन ओवरऑल सबने इसका स्वागत किया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है भर्तृहरि जी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। मोहम्मद सलीम जी ने भी स्वागत किया, बल्कि उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आपका एक प्रश्न आया, मैं वो प्रश्न ले रही हूँ जो दोहराए नहीं गए, कि बैंकॉक में हुआ थर्ड पार्टी कंट्री हो गया। बैंकॉक अगर थर्ड पार्टी कंट्री हो गया तो फिर उफा में जो बात हुई तो रूस भी पार्टी हो गया, पेरिस में बात हुई तो फ्रांस भी पार्टी हो गया, न्यूयॉर्क में ये बात होने वाली थी तो अमेरिका भी पार्टी। मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, यहाँ तो साइडलाइंस भी नहीं थे, मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि थर्ड पार्टी तब होता है जब 2 देशों के अलावा कोई तीसरा देश बात में बैठता है। थर्ड कंट्री पार्टी, 1 मिनट सलीम साहब, थर्ड कंट्री पार्टिसिपेशन ये देखकर होगा कि बातचीत में कौन कौन बैठा, ये देखकर नहीं होगा बातचीत कहाँ हुई। बातचीत तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर होगी, केवल दिल्ली और इस्लामाबाद में नहीं। मैंने जैसे कहा थिम्पू में, देखिए थिम्पू डायलॉग की शुरुआत की बात थिम्पू में हुई तो भूटान पार्टी हो गया, एक बार हवाना में हुई मुशर्रफ साहब के साथ तो क्यूबा पार्टी हो गया। इसलिए मेरा ये कहना है कि थर्ड पार्टी कंट्री का पार्टिसिपेशन ये देखकर माना जाएगा कि क्या वो देश को हम लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार करके बातचीत में बैठाया, कौन बैठा इस पर थर्ड कंट्री आएगा, कहाँ हुई बातचीत इस पर थर्ड कंट्री नहीं आएगा। इसलिए ये कहना कि बैंकॉक में बातचीत हुई तो थर्ड कंट्री आया, और ये जो आपने कहा ना कि तुरंत ऊंचाई आ गई, ये इसीलिए आ गई कि मीडिया हाइप हो ही नहीं पाया। दिल्ली और इस्लामाबाद में जब यात्रा बातचीत होती है तो कितना हाइप आता है, लेकिन बातचीत बैंकॉक में हुई और कोई मीडिया से छिपकर नहीं हुई। हम लोगों ने कहा, उसके बाद भी स्टेटमेंट निकला कि बातचीत बहुत अच्छे वातावरण में हुई, तो गुपचुप कुछ नहीं हुआ। लेकिन महज बैंकॉक में हो जाने के कारण वो थर्ड पार्टी कंट्री बन गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये कह देना कि बैंकॉक में बात हुई इसलिए थर्ड कंट्री आ गया, ये नहीं है। और बाकी जो आपका कहना है कि एक आश्वासन दो कि अनइंटरप्टेबल डायलॉग होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग ये चाहेंगे कि जो सेबोटियर्स जिनकी आपने चर्चा की, जो रोकना चाहते हैं डायलॉग को किसी न किसी तरह से, उनसे प्रवोक ना हो
और डायलॉग से ही रास्ता निकलेगा, और इसलिए इस डायलॉग से रास्ता निकालें, यही हमारा मत इसमें रहेगा। चंदूमाजरा जी ने बात की और आपने हमसे पूछा कि क्या आपने इस पर बात की है कि समुद्र के रास्ते से व्यापार हो, क्या आपने इस पर बात की है कि हमारे जो गुरुद्वारे हैं उनकी सेवा हो। एक एक बात वहाँ अलग अलग नहीं हुई चंदूमाजरा जी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि हम लोगों ने जो पिलर स्टॉक्स के बनाए, जो पुराने कॉम्पोजिट डायलॉग में भी चले आ रहे हैं, उसमें हमने नए सिरे से रिलीजियस टूरिज्म डाला है। और रिलीजियस टूरिज्म डालने का मतलब है जो गुरुद्वारों की सेवाएं हैं वो भी, हम उसमें कटास राज की बात भी करते हैं, हम उनके यहाँ आने पर अजमेर शरीफ साहब और निज़ामुद्दीन औलिया आने की भी बात करते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म में ये बात आएगी। और इसी के साथ मैं महबूबा का जवाब दे दूं कि आपने भी पूछा कि क्या ये बात हुई कि वाघा अटारी बॉर्डर पर बात हमारा व्यापार बढ़ेगा। ये जो पिलर्स हैं उसमें ट्रेड एंड ट्रांजिट एक बहुत बड़ा पिलर है, और ट्रेड एंड ट्रांजिट में दोनों चीज़ें आएंगी, वाघा अटारी बॉर्डर भी आएगा, कनेक्टिविटी भी आएगी, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो जो पिलर्स हमारे हैं, जिसमें ओवैसी जी ने तो 4-5 पिलर्स गिना दिए, मैं कहना चाहूँगी ओवैसी साहब, इसमें सरक्रीक भी है, इसमें सियाचिन भी है, इसमें वुल्लार ब्राज भी है, इसमें तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी है। तो ये सारी की सारी बातें जितनी आपने पूछी वो सारी की सारी इसमें है। ट्रेड एंड ट्रांजिट भी है जो महबूबा जी चाह रही हैं, और चंदूमाजरा जी जो आप चाह रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म भी इसमें है। वहाँ ये बात नहीं हुई, वहाँ ये बात हुई कि एफएस दोनों जगह के विदेश सचिव बैठ करके एक सारणी बना लें, उसमें ये सारे पिलर्स हैं, और किस किस स्तर पर बात होगी ये भी तय है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि टेररिज्म का भी हमने लेवल बढ़ा दिया। अब टेररिज्म की जो टॉक होगी वो एनएसए लेवल पर हुआ करेगी। तो टेररिज्म का स्तर एनएसए लेवल का होगा, बाकी जो सेक्रेटरीज के स्तर का होगा। जो अगली विदेश सचिव की वार्ता है, उन तीनों वार्ताओं में, उस वार्ता के अंदर ये सारे पिलर्स तय कर दिए जाएंगे। बाकी ज़्यादातर साथियों ने, चाहे वो विनायक जी हों, चाहे वो जयदेव जी हों, चाहे वो जितेंद्र रेड्डी हों, चाहे वो राजा मोहन रेड्डी हों, उन सबके चारों के सवाल ट्रस्ट पर संबंधित थे कि ऐसा क्या हो गया या आगे ऐसा सुनिश्चित होगा क्या। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, बातचीत जब भी होती है भरोसा करके ही होती है। और एक और आपको बता दूं कि जब हमने ये तय कर लिया कि तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरी पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। अगर तीसरे की किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। और इसीलिए जो मैंने इसमें एक जगह पढ़ा कि जो हमारे रिश्ते पूरे क्षेत्र में खराब हो रहे हैं वो हमारे दोनों देशों की लगातार दूरी के कारण हो रहे हैं। सार्क उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा जिस तरह से बाकी दूसरी ग्रुपिंग्स कर गई। तो इसलिए इस दूरी को पाटना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि हमने ये काम सरकार में आने के बाद नहीं, प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद नहीं, शपथ लेने से पहले सार्क के तमाम नेताओं को यहाँ बुलाया, जहाँ नवाज शरीफ साहब को भी उस समय से शुरू हुआ। ये बातचीत उफा से शुरू नहीं, मैं तो साक्षी हूँ उस वार्ता की। 26 मई को हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें नवाज साहब आए, सारे नेता, एक बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेशन स्पीकर के लेवल पे हुआ क्योंकि उनकी प्रेसिडेंट, उनकी प्राइम मिनिस्टर उस समय जापान गई हुई थी, वो नहीं आ सकी थी, बाकी सबके लोग आए, नवाज साहब भी आए। अगले दिन बायलैटरल मीटिंग सबके साथ हुई। वहीं ये तय हुआ कि जब नवाज साहब ने कहा फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक शुरू करो, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप भी वाघा और अटारी बॉर्डर पर व्यापार शुरू करिए। अब ये अलग बात है कि एफएस लेवल टॉक्स के 4 दिन पहले वो वार्ता रद्द करनी पड़ी। मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहती, वो सारे आप लोग कारण जानते हैं। लेकिन जिस समय अभी वो पीएम डेजिग्नेट थे, हमारी पार्टी ने और एनडीए ने मिलकर उनको नेता चुना था, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली थी, ये संबंध सुधारने का काम उन्होंने तब से शुरू कर दिया था और सारे सार्क नेताओं को निमंत्रण दिया था। उसी चीज़ को उन्होंने बाद में आगे बढ़ाया उफा में। जब सार्क के दौरान की हुई जो हमारी बातचीत थी वो पूरी नहीं हो पाई तो उफा में बढ़ाया, और उफा वाली जब पूरी नहीं हो पाई तो पेरिस में बढ़ाया। यानी जब जब उन दोनों की मुलाकात हुई है तो जो जो चीज़ों पर सहमति हुई थी मगर वो नहीं हो पाई, वहीं से उन्होंने सूत्र पकड़ा और आगे ले गए। और पेरिस में जब उन्होंने सूत्र पकड़ा और बैंकॉक में मीटिंग हो गई, तो आप मुझे बताइए कि एनएसए लेवल की मीटिंग होने के बाद अगला रोड मैप क्या होता और क्या होना चाहिए था। अगर उफा में
यहाँ NSA लेवल टॉक्स हो जाती तो आप भी और हमारा मीडिया भी मुझसे यही सवाल पूछता, अब कॉम्पोजिट डायलॉग कब शुरू कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि सबने स्वागत किया, हर एक ने स्वागत किया, एक ने भी आलोचना नहीं की। कुछ ने आशंकाएं जरूर प्रकट की हैं, और वो अतीत के कारण से, पीछे जो होता रहा उसके कारण से आशंकाएं प्रकट की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भरोसा करके ही बातचीत शुरू होगी, जब भी बातचीत शुरू होगी। अब आलोचना करने वाले तो अजीब अजीब आलोचना करते हैं। साड़ी का रंग हरा क्यों था, उर्दू में क्यों बोली? अरे भाई, मैं बुधवार को पहनती हरी साड़ी हूँ और उस दिन बुधवार था, मैंने हरी साड़ी पहनी। हमारे यहाँ से किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। नहीं, अब आप बताइए। अब स्वागत दा इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने वहाँ उर्दू क्यों बोली। अरे मैं उन आलोचना करने वालों को कहना चाहूंगी, अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है, उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है। और अगर मैं बैंकॉक में जाकर विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत में भाषण देती हूँ, तो जब मैं उर्दू में पाक मीडिया से रूबरू होती हूँ तो उनसे मुखातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूँगी? ये मेरे मुल्क की भी जुबान है और इसलिए मैंने वहाँ उर्दू में बात की। Please don't divert, please don't divert. किससे? Please don't divert, please. No. Madam Speaker, madam. किससे क्या बात हुई? मरियम के साथ क्या बात हुई? वहाँ तो मेरी केवल मरियम, तो उनकी बेटी, उनकी वालिदा से भी बात हुई, वो भी थी। मैं 4 पीढ़ियों से मिली नवाज साहब के वहाँ, 4 पीढ़ियों से। नवाज साहब की वालिदा यानी उनकी मदर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटियों के भी आगे, बेटी की भी आगे 2 बेटियां, 4 पीढ़ियों से एक साथ मिली। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ें अहमियत रखती हैं, महत्व रखती हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छे माहौल में ये बातचीत शुरू हुई है और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंध अच्छे होते हैं तो फिर पूरे क्षेत्र में भी शांति बढ़ने की बात आगे आती है और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था अंत में कि सदन का समर्थन मुझे हासिल होगा, मुझे खुशी है इस बात की कि इस आधे घंटे की चर्चा ने ये पुष्ट कर दिया कि पूरे सदन का समर्थन इस इनिशिएटिव को मिल रहा है, इस पहल को मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ। एंड आई थैंक यू। Mr. Boss, you